अर्श से फर्श तक का सफर, ये कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन अगर हाल के दिनों में ये किसी एक भारतीय राज्य पर बिल्कुल फिट बैठती है ना, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल भारत की इकोनॉमिक पावर हाउस हुआ करता था। 1960 की बात है। देश की कुल जीडीपी का 10.5% हिस्सा अकेले यहीं से आता था। लेकिन आज ये आंकड़ा घटकर लगभग आधा, सिर्फ 5.6% रह गया है। ये गिरावट देखिए, सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे बहुत ही गहरी और उलझी हुई कहानी छिपी है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर हुआ क्या? एक राज्य जो कभी देश का सबसे अमीर, सबसे आगे था, वो आज इतना पीछे कैसे रह गया? क्या वजह है इस जबरदस्त गिरावट के पीछे? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे इसकी शानदार अमीरी से आज की हालत तक का सफर। फिर बात करेंगे इसकी उद्योग विरोधी राजनीति की। तीसरा समझेंगे राज्य के अंदर का गहरा बंटवारा। चौथा देखेंगे कर्ज और खैरात की राजनीति का जाल कैसे बुना गया। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अमीरी से गरीबी तक। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम अमीरी की बात कर रहे हैं तो वो विरासत कितनी शानदार थी। देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं था, ये तो भारत का इकोनॉमिक इंजन था। कोलकाता देश की राजधानी थी। कपड़ा, रेशम, चाय, सब कुछ यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। हालत ये थी कि पूरे एशिया का करीब 60% एक्सपोर्ट अकेले बंगाल से होता था। सोचिए, ऊपर से कोयले जैसे कीमती खनिज भी थे, और इन्हीं सब वजहों से यहाँ की पर कैपिटा इनकम हमेशा नेशनल एवरेज से ज़्यादा ही रही। और अब जरा आज की तस्वीर देखिए, सब कुछ बिल्कुल पलट चुका है। आज पश्चिम बंगाल की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 17% कम है। और वहीं तमिलनाडु और केरला जैसे राज्य, जिन्हें भी बंगाल की तरह ही हिस्टोरिकल एडवांटेजेस मिले थे, वो आज नेशनल एवरेज से 71% और 52.5% ज्यादा कमा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि बंगाल आखिर ये मौका चूका कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे हिस्से में, उद्योग विरोधी कहानी। शायद राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण यहाँ की वो राजनीति रही है जिसने डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमेशा एक शक की नज़र से देखा। लेकिन एक दिलचस्प बात है, बंगाल में समस्या अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। मतलब लोगों के पास काम तो है, पर वो उनके हुनर या पढ़ाई के लायक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हो और उसे नौकरी करनी पड़ रही है एक कॉल सेंटर में। अब काम तो है, पर न तो स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, न उस हिसाब से कमाई। और यही अंडर एम्प्लॉयमेंट बंगाल की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की जड़ें वो यहाँ की राजनीति में बहुत गहरी हैं। 1977 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, जिसने पूरे 34 साल राज किया। इस दौरान मजदूरों के हक पर इतना ज्यादा जोर दिया गया कि हड़तालें और तालाबंदी एकदम आम हो गई। नतीजा, निवेशक राज्य से दूर भागने लगे। फिर 2011 में जब टीएमसी की सरकार आई, तो वो भी तो सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट और नंदीग्राम में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ आंदोलन करके ही सत्ता में आई थी। तो इस सबका नतीजा क्या हुआ? खैर, नतीजा चौंकाने वाला है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र जैसे राज्य लाखों नई नौकरियां बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 2015 से 2023 के बीच पश्चिम बंगाल ने 30 लाख नौकरियां गंवा दी। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। राज्य की समस्या सिर्फ उद्योगों की कमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के अंदर ही एक बहुत गहरा बंटवारा है जो विकास को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। पश्चिम बंगाल असेंबली की 294 सीटों में से 220 से ज्यादा सीटें आती हैं साउथ बंगाल से, जबकि नॉर्थ बंगाल के 8 जिलों से आती हैं सिर्फ 50 से 60 सीटें। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी पार्टी सिर्फ साउथ बंगाल जीतकर बड़े आराम से सरकार बना सकती है। और असल में हो भी यही रहा है। 2024-25 के बजट को ही देख लीजिए। नॉर्थ बंगाल के लिए कुल बजट का सिर्फ 0.23% हिस्सा रखा गया। और जब राजनीतिक तौर पर इस तरह अनदेखा किया जाएगा, तो नतीजा क्या होगा? विकास में जबरदस्त असमानता। नॉर्थ बंगाल बुरी तरह पिछड़ गया है, और इसी वजह से वहां गोरखालैंड और कामतापुर जैसे अलग राज्यों की मांगें लगातार उठती रहती हैं।
अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, कर्ज, खैरात और क्षय। देखिए, एक कड़वा सच है कि जब विकास की राजनीति नहीं होती तो फिर खैरात की राजनीति होती है, और इसका नतीजा बढ़ता हुआ कर्ज और टूटता बिखरता इंफ्रास्ट्रक्चर। बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल समझना है तो बस ये एक उदाहरण काफी है। दिल्ली से लखनऊ करीब 550 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे की वजह से ये सफर 7 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन बंगाल में कोलकाता से सिलीगुड़ी की 580 किलोमीटर की दूरी तय करने में आज भी 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। सोचिए, दुगने से भी ज्यादा वक्त। और जब विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता तो एक और चीज होती है, कर्ज बढ़ता जाता है। 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार गई तब राज्य पर लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आज ये कर्ज 3 गुना बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? लक्ष्मी भंडार जैसी लोक लुभावन योजनाओं पर, जिसने राज्य की आर्थिक कमर ही तोड़ दी है। हालत यह है कि राज्य के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। विकास के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर कि आगे का रास्ता क्या है। क्या बंगाल इस गहरे दलदल से बाहर निकल सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि रास्ता तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। 4 जरूरी कदम हैं। पहला, राज्य को एग्रेसिवली औद्योगिकरण पर ध्यान देना होगा और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतना होगा। दूसरा, नॉर्थ बंगाल के विकास पर फोकस करना होगा, जहां टूरिज्म और चाय उद्योग में जबरदस्त पोटेंशियल है। तीसरा, भ्रष्टाचार पर लगाम कसनी होगी ताकि योजनाओं का पैसा सही जगह लगे। और चौथा, केंद्र सरकार से टकराव खत्म करके आयुष्मान भारत जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य में लागू करना होगा। इन सभी कदमों को उठाने के बाद ही शायद पश्चिम बंगाल अपने सुनहरे दिनों की तरफ लौट पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है जो आज हर किसी के मन में है। क्या पश्चिम बंगाल अपना खोया हुआ गौरव, अपनी वो पुरानी शान फिर से हासिल कर पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।